हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम आपका जो कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में हो सकता है, उसके लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि सीडीपी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही रहने वाला है। तो अभी हम 13 क्लासेस यूट्यूब पर कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 14, और जिसका टॉपिक रहने वाला है चिंतन, यानी कि थिंकिंग। फ्रेंड्स, छोटा सा ही टॉपिक है चिंतन, ठीक है। लगभग 20-22 मिनट की वीडियो आपकी रहने वाली है, तो आप इजीली साथ के साथ लर्न कर लेंगे, ठीक है। रिवाइज़ कर लेंगे और बाद में इसको एक बार और पढ़ लेंगे, तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा अच्छे से। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और ये आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। वीडियो के साथ साथ आपको क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ भी दी जाती है इसकी। मुझे तो सीटेट पास नहीं करना, ठीक है, सीटेट मेरा तो पहले ही 2 बार हो चुका। तो आप सभी के लिए क्लास बनती है, तो कम से कम कोशिश करें कि ऑफलाइन आप सभी जुड़ा करें। जो ऑफलाइन नहीं देख पाते हैं तो वो वीडियो को डाउनलोड कर लें, यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, उसके बाद रात में लेटे लेटे भी आप देख सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम 10 बच्चे भी, 8-10 बच्चे भी देखें तो वीडियो बनाने का फ़ायदा है, क्लास कराने का, वरना क्या फ़ायदा है। कल तो मन बड़ा ही परेशान था, सोच रहा था कि बंद कर दूंगा क्लास, क्योंकि केवल 3 बच्चों ने क्लास देखी थी ऑनलाइन, और बाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चों ने और क्लास को देखा था, यानी कि टोटल 6 बच्चों ने क्लास देखी है। तो 80 के ग्रुप में केवल 6 ही बच्चे हैं जो सीटेट पास करना चाहते हैं। सभी के सभी पास तो होंगे नहीं, ठीक है, कोई पेपर 1 में, कोई पेपर 2 में, या फिर कोई दोनों ही में 2-4 नंबर से रह गया है। तो बेहतर है कि कोशिश करें आप लाइव जुड़ें, और नहीं जुड़ पाते हैं तो उसको ऑफलाइन देख लें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। अभी मुझे 3 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, और 3 लोग ऑनलाइन हैं अभी, बाकी पता नहीं सब कहाँ हैं। फटाफट जुड़ जाइए, और जो 3 लोग ऑनलाइन हैं वो वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, ताकि और लोग भी वीडियो में जुड़ सकें। चलिए तो स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है फ्रेंड्स, चिंतन यानी कि थिंकिंग, और ये है आपकी क्लास नंबर 14। चिंतन होता क्या है आप सबको पता है, आप चिंता जो करते हैं उसी को चिंतन बोलते हैं। तो चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो सभी प्राणियों में होती है। कथन गिवन बाय रोस, एक मनोवैज्ञानिक थे रोस, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर में 4 ऑप्शन में दे देगा आपको, 4 मनोवैज्ञानिक के नाम, उसमें से एक ऑप्शन रोस होगा, तो आप रोस को चुन लेंगे, ठीक है। तो कैसी प्रक्रिया है चिंतन? एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है। ये कथन रोस के द्वारा दिया गया था। इमेज में आपको दिख रहा है एक लड़की चिंतन करती है। जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी आंखें कहाँ कैसे हो जाती हैं? कुछ अजीब ढंग से दिखती हैं, ठीक है। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि लड़की क्या कर रही है? चिंतन कर रही है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1992 में एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, उनका नाम था बेरोन, ठीक है। उन्होंने चिंतन में संप्रत्यो, ठीक है, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। चिंतन के बारे में क्या बताया था कि चिंतन में क्या होता है? संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ये जोड़ लिखा है, जोड़ कर लेंगे इसको, ठीक है, जोड़ तोड़ होता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। किसने कहा था? बेरोन ने कहा था। कब? 1992 में। चिंतन की डेफिनीशन है, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ गए होंगे।
ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार मैंने मैसेज कर दिया है गुड इवनिंग का। आप सभी लोग क्लास पे ध्यान दें, 20 मिनट की क्लास है, उसके बाद मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि 1995 में कौन आए थे। एक थे सेंद्रोक, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है सेंट्रोक। इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है। मानसिक रूप से, मेंटल रूप से सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन का जोड़ तोड़ होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। अपने माइंड के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय का निर्माण करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, समस्या का किसी का समाधान करते हैं और क्या करते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, तथा निर्णय लेते हैं और फाइनली डिसीजन लेते हैं। इन्होंने क्या बताया चिंतन के बारे में, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित है। कहाँ से लेकर, संप्रत्यय का निर्माण करना, ठीक है, समस्या का समाधान करना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये सभी चीज़ें चिंतन में इंक्लूड हैं। ऐसा किसने बताया था, सेंद्रोक ने 1995 में। ठीक है, और 1992 में किसने बताया था, 1992 में बेरोन ने बताया था कि संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का जोड़ तोड़ होता है। ठीक है, बाय नेम भी परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं तो ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चिंतन के प्रकार। ठीक है, चिंतन कितने प्रकार का होता है, चिंतन केवल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चिंतन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो चिंतन को 2 भागों में बांटा था, यानी 2 प्रकार में बांटा था। किसने, एक तो थे जिक बाडो, ये आधा क्या कर लेंगे इसको, जिक बाडो तथा रुक थे। इन्होंने 1977 में चिंतन को निम्नांकित 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से, 1977 में जिकबार्डो तथा रुक ने चिंतन को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो शैली चिंतन यानी कि ऑटिस्टिक, शैली समझते हैं ना, शैली का मतलब समझते हैं, सर्च करना शैली का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक होता है यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। तो शैली मैं ही बता देता हूँ, आप सर्च कर लेना। वैसे फिर भी शैली का मतलब होता है जैसे काल्पनिक हम कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है, उसे शैली बोलते हैं। तो यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग और यथार्थवादी को रियलिस्टिक थिंकिंग, 2 प्रकार का होता है। इनके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, अभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है शैली चिंतन यानी कि नंबर 1 पे जो आपका बताया गया है। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा भी हुआ है फ्रेंड्स, ख्याली पुलाव जो पकाते हैं हम, ख्यालों में कुछ सोचते हैं, उसको शैली चिंतन बोलते हैं। शैली चिंतन वैसे तो चिंतन को कहा जाता है, शैली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। अभी बताया था ना मैंने कि कौन सा चिंतन होता है, जो काल्पनिक विचारों के बारे में अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, इस तरह के चिंतन की एक खास विशेषता यह है कि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जब काल्पनिक रूप से आप चीज़ कोई सोचते हैं ना, सपने में, जैसे सपने में आप कोई चीज़ सोच रहे हैं काल्पनिक, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसे शैली चिंतन बोलते हैं। आप इससे क्या होता है, किसी समस्या का समाधान होता है, नहीं, समस्या का समाधान करने से होता है। तो वो करने के लिए जब हम चिंतन करते हैं रियल में, उसे शैली चिंतन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट में सभी यस कर देंगे। जो भी लोग हैं, 4-5 लोग हैं, कमेंट में एक बार यस लिख देंगे कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है और आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब आ जाता है फ्रेंड्स आपका यथार्थवादी चिंतन यानी कि नंबर 2। अब ये क्या होता है, यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। क्लियर है, जो शैली था वो काल्पनिक और जो यथार्थवादी चिंतन है वो वास्तविक। तो जिसका संबंध वास्तविकता से होता है उसे यथार्थवादी चिंतन कहते हैं, और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। जब रियल में आप कोई बात सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो आप समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, यही इन दोनों में अंतर है। मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को निम्न 3 भागों में बांटा है। अब जो चिंतन के 2 प्रकार थे, शैली और यथार्थवादी, इसमें भी यथार्थवादी जो चिंतन है, जो रियल वाला है, उसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग हैं,
सॉरी दोनों ही 3 भागों में बांटा है, एक अभिसारी, एक सृजनात्मक और एक आलोचनात्मक। ठीक है, एक अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, दूसरा सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, और तीसरा आलोचनात्मक चिंतन यानी कि इवैल्यूएटिंग थिंकिंग। फ्रेंड्स, ये जो अभिसारी है और सृजनात्मक है वही हैं जो निगमन आगमन विधि पढ़ी है ना आपने, उन्हीं से संबंधित है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वही इनसे मतलब है। चलिए एक एक करके इनके बारे में भी थोड़ी सी नज़र बना लेते हैं कि क्या इनका मतलब है, क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, अभी ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम जो यथार्थवादी चिंतन का पार्ट था, कौन सा, अभिसारी चिंतन किसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। मैंने बताया था ना कि आगमन निगमन जो विधि होती हैं, तो अभिसारी को निगमन बोलते हैं, निगमनात्मक। ठीक है, अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको बताई होंगी या जो भी चीज़ें आपको दी हुई होंगी उससे अलग कुछ नहीं करेगा, केवल उन्हीं के आधार पर क्या करता है, सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो एक ही तरीके से आंसर निकाल रहा है बस। ठीक है, कोई नया उसमें कुछ नहीं सोच रहा, बस जो बता दिया उसी वे में उसका आंसर निकाल के रख दिया एक तरह से। ठीक है, निगमन विधि में यही होता है ना। तो अभिसारी चिंतन किसे बोलते हैं कि जो तथ्य दिए गए हैं उसी के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड वन यानी कि सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक का क्या होता है, मतलब क्रिएटिव, और जो क्रिएटिव होता है तो क्या करता है, नई नई चीज़ें खोजता है, वही इसमें है। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। अब ये सोच लीजिए कि आगमन आ रहा है यानी कि बहुत कुछ आ रहा है, ये माइंड में, ये भी आइडिया माइंड में आ रहा है, वो भी आइडिया आ रहा है, अलग अलग बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड है, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। भाई सृजनात्मक वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव है ना। और क्रिएटिव जो होगा वो क्या करेगा, वो किसी समस्या का समाधान करेगा या किसी चीज़ के बारे में सोचेगा। तो किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोचता, वो किसी एक समस्या के कई सारे समाधान सोच लेगा, किसी एक सवाल को हल करने के कई सारे सॉल्यूशन सोच लेगा। ठीक है, तो क्या करता है, वो जो दिए गए तथ्य हैं उनमें कुछ अपने पास से नया जोड़ लेता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी क्रिएटिव करता है कुछ अलग से। ठीक है, ये हो जाता है आपका सृजनात्मक। यानी कि अभिसारी निगमनात्मक बोलते हैं, सृजनात्मक को आगमनात्मक चिंतन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट वाला, और ये थर्ड वाला क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना तथा तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, आलोचना करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात किसी को बताई गई है और उसने उसी को ऐसे ही मान लिया कि हाँ ये ठीक है, नहीं। वो क्या करेगा, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति क्या करेगा, कोई वस्तु है, कोई घटना है, कोई तथ्य है, उसकी जांच करेगा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। तो तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगा, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसकी जांच करेगा, उसके गुण दोष की परख कर लेता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन है क्लास, कौन कह रहा है ऑनलाइन नहीं है, कौन कमेंट कर रहा है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड क्लास होती है क्या, ऐसी पागलों वाली बात करते हैं। ऑनलाइन चल रही है, आपके सामने बात कर रहा हूँ, कमेंट भी पढ़ रहा हूँ आपके। चलिए, अब आ जाता है आपका चिंतन की प्रक्रिया या फिर चिंतन के चरण। कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि सब कुछ आपको दिखता रहे। हाँ, अब देखते हैं चिंतन के चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान। हमें समस्या की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी समस्या है। ठीक है, उसके बाद समस्या का निरूपण, रिप्रेजेंट प्रॉब्लम। प्रो लिखा है डॉट करके, मतलब प्रॉब्लम समझ जाएंगे आप। समस्या का निरूपण करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम को। थर्ड नंबर पे समस्या की योजना बनाना, ठीक है, प्लानिंग करना।
भाई समस्या आपको पता चल गई है कौन सी है, उसको प्रेजेंट करेंगे, पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसकी योजना बनाएंगे, फिर समाधानों का क्या करेंगे, मूल्यांकन, इवैल्यूएट करेंगे भाई क्या उसके समाधान होंगे। ठीक है, पहले मूल्यांकन करेंगे फिर क्रियान्वयन कर देंगे। समाधान का क्रियान्वयन मतलब समाधान को उसमें अप्लाई कर देंगे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद क्या होगा, प्रतिफल का मूल्यांकन। जो फीडबैक आएगा, प्रतिफल का मतलब होता है फीडबैक, जो फीडबैक आएगा उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या फीडबैक आया है, ठीक है, उसका मूल्यांकन करेंगे। और लास्ट में समस्या एवं समाधान का पुनर्विचार, रीथिंकिंग। जो समस्या है और जो उसका समाधान किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से उस पर विचार करेंगे, यानी कि रीथिंकिंग। ये चिंतन की प्रक्रिया के चरण हैं, इन्हें भी एक बार याद आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाता है फ्रेंड्स चिंतन के साधन। ये थोड़ा सा स्क्रीन को छोटी करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये लिखा है चिंतन के साधन, आप साधन कर लेंगे। ये साधन लिखा गया है, बाई मिस्टेक हो जाता है, कितनी भी कोशिश करते हैं तो प्रिंटिंग में मिस्टेक, टाइपिंग में हो जाता है। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा चिंतन के कौन कौन से साधन है। पहला वाला होता है प्रतिमा, यानी कि माइंड में जब हम कोई इमेज बनाते हैं, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, मान लीजिए कि मैं सोचता हूँ घोड़ा, तो एक माइंड में इमेज बन जाएगी कि 4 पैर होंगे, एक पूँछ होगी, उसकी लंबी सी गर्दन होगी, ठीक है, इस तरह से। तो प्रतिमा किसका साधन है, ये चिंतन का साधन है, प्रतिमा यानी कि इमेज। सेकंड क्या है, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट उसके बारे में। थर्ड पे क्या जाती है, भाषा। चिंतन करने के जो साधन के रूप में थर्ड नंबर पे क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज। ये ऑप्शनल होती है, भाषा जरूरी नहीं। जब हम चिंता करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें भाषा का आना ज़रूरी हो, ठीक है, तो भाषा ऑप्शनल होती है। नंबर 4 पे संकेत यानी कि सिंबल। चिंतन के साधन में नंबर 4 पे क्या आता है, संकेत यानी कि सिंबल, माइंड में कोई साइन बनाना। चिंतन के लिए आधार, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं उसके लिए आधार होता है क्या, संकेत, ठीक है, कोई संकेत, कोई चिन्ह बना लेते हैं माइंड में, वो आधार होता है चिंतन का, ठीक है, याद रखेंगे। मैंने आपके लिए लिखी है लाइन, ये अलग से, ये इसमें लिखी नहीं हुई थी, ताकि आप क्वेश्चन में कुछ आए तो आप तुरंत लगा दें। 5वें नंबर पर आता है आपका स्मृति यानी कि मेमोरी। भाई मेमोरी आपकी ठीक होगी, मेमोरी आपकी अच्छी होगी, तभी तो आप कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर पाएंगे। और लास्ट में आ जाती है आपकी प्रतिज्ञप्ति, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोजिशंस, ठीक है, प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन है ये वर्ड, प्रतिज्ञप्ति, ठीक है, चिंतन के साधन हो जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। थोड़ा छोटा मैंने किया हुआ था, अब थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये चिंतन के साधन थे, प्रतिमा, संप्रत्यय, भाषा, संकेत, स्मृति और प्रतिज्ञप्ति। मेन चीज़ ये है कि जो चिंतन के साधन में संकेत होते हैं यानी कि सिंपल, वो चिंतन का आधार होता है, ठीक है। और एक चिंतन में जो भाषा यूज़ होती है, लैंग्वेज, वो ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रहे, ठीक है। ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं इसमें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल्पना चिंतन का साधन नहीं है। जो हम कल्पना करते हैं, माइंड में काल्पनिक चीज़ें सोचते हैं, वो चिंतन का क्या नहीं है, साधन नहीं है, ठीक है। चिंतन का साधन कल्पना नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट लिखा है, संप्रत्यय चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम चिंतन करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। पीछे पढ़े हैं ना हमने, देखिए दिखाए तो, पीछे हमने पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट, ये है चिंतन के साधन, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, संप्रत्यय, ठीक है। और संकेत इसके लिए क्या होता है, आधार। और भाषा क्या होती है, ऑप्शनल। यही कह रहा है कि संप्रत्यय चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, कल्पना चिंतन का साधन नहीं है, ठीक है। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता। जब हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कौन हमेशा सम्मिलित नहीं होता। मैंने अभी बताया कि भाषा हमेशा सम्मिलित नहीं होती, ऑप्शनल है, वो रहे कि ना रहे। तो आंसर हो जाएगा भाषा, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा भाषा की, जब हम चिंता करते हैं तो हमें भाषा की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है, माइंड में करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है, रचनात्मकता सामान्यतः जुड़ी होती है। रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कैसी होती है, क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है, माइंड कुछ क्रिएटिव करता है, ठीक है। ये भी सोचता है, ये समाधान भी सोचता है, वो भी सोचता है, क्रिएटिव सोचता है कुछ अलग नया सा। तो किस में होता है,
एक होती है अभिसारी सोच, जो एक किसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है, एक समाधान की। एक होती है अपसारी, खुली, ओपन माइंडेड सोच, और अभिसारी क्लोज माइंडेड सोच। तो ये कैसी है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कब होगी? जब बहुत सारी दिमाग में, माइंड में चीज़ें आएंगी, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारित सोच, ठीक है। अपसारित सोच यानी कि खुली, ओपन माइंडेड यानी कि इलेबोरेट, ठीक है, अपसारित सोच। और रचनात्मकता नहीं होगी तो अभिसारी सोच। चलिए, थर्ड क्वेश्चन दिया गया आपका, चिंतन के लिए आधार है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चिंतन के लिए क्या है आधार? बताइए, क्या है चिंतन के लिए आधार? संकेत चिन्ह। माइंड में जो चिन्ह बनाते हैं हम, संकेत बनाते हैं, वो क्या होता है? चिंतन के लिए आधार होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलने लगूँ आपसे कि घोड़े का चिन्ह माइंड बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? 4 टांगे, पूंछ, लंबी गर्दन, इस तरह से कुछ चिन्ह बना लोगे सोचते समय, चिंतन करते समय, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब डब्बे के बाहर, और डब्बे के बाहर मतलब अपसारी सोच, खुली सोच, ओपन माइंडेड, ठीक है। ओपन माइंडेड, खुली सोच, क्रिएटिव चिंतन संबंधित है किससे? अपसारी चिंतन से, ठीक है। अपसारी मतलब खुली, फैली हुई, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हैं, ऐसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए ऐड भी कर दिए। साथ के साथ आपको रिलेट करके भी बता दिया है थ्योरी से, कि रिलेट करके इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, और आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक्स। जो लोग क्लास ऑनलाइन नहीं देख पाए हैं, 5-6 बच्चे हैं, वो ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे पहले एक अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, और वीडियो को पूरा देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद, चाहे आप ऑनलाइन देखते हैं चाहे ऑफलाइन देखते हैं, आप एक कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक दें कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। क्लास की में कोई कमी है, ठीक है, कोई चीज़ गलत बताई हुई है तो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, कई बार कुछ ना कुछ इंसान गलत भी बोल जाता है, ठीक है, जल्दबाजी में माइंड कहीं और चला जाता है। तो आप कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं, सजेशन जो भी है आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, आप लोगों को कुछ नहीं आता, क्योंकि कई बार टीचर भी जो पढ़ाता है वो आप लोगों से, बच्चों से सीखता है, ठीक है। तो ये है हमारा फेसबुक का लिंक। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ये इंस्टा का लिंक दिया गया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। और जिनके पास टेलीग्राम है, अच्छी बात है, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये हमारे। यहाँ आपको और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स की PDF टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार दोस्तों, फैमिली फ्रेंड से भी, जो भी मोबाइल आजकल 4-4, 5-5 मोबाइल सबके घर में है, उनसे भी चैनल को यूट्यूब पे सर्च करेंगे दी अंकित राठी, आपको पेज दिखाई देगा, ठीक है। सबसे ऊपर मेरा ही दिखाई देगा, जो DP लगी हुई है यूट्यूब पे वो दिखाई देगी, फिर आप सब्सक्राइब कर देंगे। आप वीडियो के लिंक से जब जाते हैं यूट्यूब पे तो कई बार सब्सक्राइब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो साइन इन मांगता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, वीडियो के लिंक से ना जाकर यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करें, क्या? दी अंकित, ठीक है, दी अंकित राठी, RATHI। जब डायरेक्ट सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर लगभग मेरा ही दिखाई देगा, 1100 कुछ सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।